नमस्कार। आज 29 अगस्त 2025 है और हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले भाग का विश्लेषण कर रहे हैं। नमस्कार। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों की तैयारी को ध्यान में रखकर की गई है। जी हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि अलग-अलग स्रोतों से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करें ताकि तैयारी में आसानी हो। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आज जिन विषयों पर हम बात करेंगे हो सकता है उनमें से कुछ पर पहले भी चर्चा हुई हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। तो आज हम कई नई सरकारी पहलों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों, बांधों से जुड़ी खबरें और स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुद्दों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। सरकार ने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी और अब सुनने में आ रहा है कि इसके तहत निर्यातकों के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए के समर्थन उपायों पर विचार हो रहा है। जी, ये एक बड़ी रकम है और ये समर्थन अगले 6 वित्तीय वर्षों यानी 2025 से 2031 तक के लिए होगा। तो ये मिशन है क्या असल में? मतलब इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, ये एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य है कि अगले 6 सालों में मतलब वित्त वर्ष 2025 से 31 तक एक व्यापक, समावेशी और टिकाऊ सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। अच्छा। और ये पारंपरिक तरीकों से थोड़ा हटकर है। कोशिश ये है कि भारतीय निर्यातक, खासकर एमएसएमईज मतलब जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, हाँ, एमएसएमई। उनके सामने जो मुख्य बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जाए। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तीनों मिलकर चलाएंगे। तो ये कौन सी खास बाधाएं हैं जिन पर फोकस रहेगा, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट वगैरह? बिल्कुल, इसमें खासतौर पर एक्सपोर्ट क्रेडिट तक बेहतर पहुंच बनाना, फिर वो सीमा पार फैक्टरिंग मतलब क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग को आसान बनाना, और एमएसएमईज को जो ग्लोबल मार्केट में नॉन टैरिफ बाधाएं झेलनी पड़ती हैं उनसे निपटने में मदद करना शामिल है। नोडल विभाग इसका वाणिज्य विभाग होगा। और इसे लागू कैसे किया जाएगा? कोई उपयोजनाएं हैं? हाँ, इसमें 2 मुख्य उपयोजनाएं हैं। एक है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरी निर्यात दिशा। ओके, निर्यात प्रोत्साहन, इसमें क्या होगा? निर्यात प्रोत्साहन के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा ब्याज दरों में छूट के लिए है, जिसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सपोर्ट कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा वैकल्पिक व्यापार वित्त साधन, ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और दूसरे फाइनेंसिंग तंत्र भी इसमें शामिल हैं। और निर्यात दिशा, उसमें क्या है? निर्यात दिशा का बजट और बढ़ा है, करीब 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस के लिए समर्थन है, लगभग 4,000 करोड़ का। और फिर विदेशी बाजार विकास के लिए 4,000 करोड़ से ज्यादा, बैंडिंग पर फोकस, एक्सपोर्ट के लिए स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स, और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता निर्माण भी शामिल है। तो मतलब ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है, खासकर एमएसएमईज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब थोड़ा पड़ोसी देश भूटान की तरफ देखते हैं। पुनत सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है। हाँ, ये भारत भूटान सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। 1020 मेगावाट की ये परियोजना अब पूरी तरह चालू हो गई है। हाल ही में इसकी आखिरी यूनिट 6 जो 170 मेगावाट की है, वो भी पावर ग्रिड से जुड़ गई। और ये परियोजना है कहाँ पर? ये भूटान के वांगड्यू फोडरंग जिले में है, पुनत सांगचू नदी के दाहिने किनारे पर, और ये एक रन ऑफ द रिवर टाइप की जल विद्युत सुविधा है। रन ऑफ द रिवर मतलब इसमें बड़ा बांध बना के पानी रोका नहीं जाता। सही समझे। इसमें नदी के प्राकृतिक बहाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। इससे पर्यावरण पर असर कम होता है। अच्छा, और इसे बनाया किसने है? इसे पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने विकसित किया है। ये भारत और भूटान सरकार के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत बनी संस्था है। और इसका फाइनेंस वो भारत सरकार ने किया है? जी, भारत सरकार ने 30% अनुदान यानी ग्रांट और 70% ऋण यानी लोन के रूप में दिया है, जिस पर 10% सालाना ब्याज है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का भूटान पर क्या असर हुआ है? असर काफी बड़ा है। इससे भूटान की जो इंस्टॉल्ड बिजली उत्पादन क्षमता है वो लगभग 40% बढ़ गई है। अब ये 3500 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। वाह, 40% बढ़ोतरी। हाँ, तकनीकी तौर पर देखें तो इसमें 91 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और भूमिगत पावर हाउस में 6 फ्रांसिस टरबाइन हैं, हर एक 170 मेगावाट का। तो ये भारत भूटान संबंधों के लिए भी काफी अहम है।
निश्चित रूप से ये द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है और क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देगा। ठीक है, अब ऊर्जा से पर्यावरण की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से कुछ अच्छी खबर आई है। जी हाँ, वहाँ हाल ही में 2 गैंडों का जन्म हुआ है। इससे वहाँ एक सींग वाले गैंडों की आबादी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में है। इसे 1992 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में जो डुआर्स का तराई क्षेत्र है ना, हाँ, वहाँ मूर्ति और रैडक नदियों के किनारे पर स्थित है। और ये खास तौर पर एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है ना? बिल्कुल, यहाँ वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। लेकिन भारतीय गैंडा, मतलब एक सींग वाला गैंडक, हाँ, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ साल के जंगल हैं, बांस के झुरमुट, तराई के घास के मैदान। और जीवों में गैंडे के अलावा? गैंडी के अलावा एशियाई हाथी, भारतीय बाइसन जिसे गौर भी कहते हैं, तेंदुआ, सांभर, बार्किंग डियर, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और पक्षियों की भी कई प्रजातियां हैं, जैसे मोर, लाल जंगली मुर्गी, इंडियन हॉर्नबिल। एक सींग वाले गैंडे के बारे में थोड़ा और बताइए। इनकी संरक्षण स्थिति क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस। ये एशिया के 3 गैंडों में सबसे बड़ा है। इसका एक काला सींग होता है और इसकी खाल मोटी सिलवटों वाली होती है, जैसे कवच पहना हो। ये मुख्य रूप से भारत और नेपाल में हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और इनका रहन सहन कैसा होता है? ये ज्यादातर घास खाते हैं, लेकिन पत्ते, टहनियाँ, फल और पानी के पौधे भी खाते हैं। दलदली इलाकों, जंगलों और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं। जहां तक संरक्षण की बात है तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में है। वल्नरेबल, तो गोरुमारा में इनकी आबादी बढ़ना वाकई अच्छी खबर है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। संरक्षण की बात चल रही है तो पौंग बांध का भी जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में वहां जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। जी, पौंग बांध, जिसे ब्यास बांध भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। शिवालिक पहाड़ियों में ब्यास नदी पर बना है ये। और ये किस तरह का बांध है? ये मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, मतलब अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी जमा करना और पनबिजली पैदा करना है। अच्छा, मिट्टी का बांध। ये कब बना था? इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1974 में पूरा हुआ। जब ये बना था तब ये भारत में अपनी तरह का सबसे ऊंचा बांध था। और इसका जो जलाशय है, महाराणा प्रताप सागर, उसकी भी अपनी अहमियत है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक जलाशय नहीं है। इसे 1983 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 2002 में रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा भी मिला। रामसर साइट, तो यहाँ पक्षी भी काफी आते होंगे। हाँ, बहुत, खासकर प्रवासी पक्षी जैसे 12 हेडेड गीज, रेडनेक ग्रीब, उत्तरी लैपविंग, कॉमन टील, इनके लिए ये एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। और मछलियों के लिए भी? ये हिमाचल की तलहटी का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे विकास और पर्यावरण साथ चल सकते हैं। हालांकि जल स्तर बढ़ना जैसी चुनौतियां भी हैं। जी हाँ, संतुलन साधना जरूरी है। चलिए, अब पशु स्वास्थ्य पर आते हैं। ग्लैंडर्स नाम की बीमारी के बारे में कुछ अपडेट है। हाँ, पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD ने ग्लैंडर्स पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो बुरखोल्डेरिया मलाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये किन जानवरों को होती है और क्या इंसानों को भी खतरा है इससे? ये मुख्य रूप से घोड़ों, खच्चरों और गधों जैसे अश्व प्रजाति के जानवरों को प्रभावित करती है। लेकिन हाँ, ये जूनोटिक है, मतलब जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है। अच्छा, ये तो चिंता की बात है। इसके लक्षण क्या होते हैं जानवरों में? जानवरों में इसके लक्षणों में सांस की नली और फेफड़ों में गांठें और अल्सर बन जाते हैं। अगर ये त्वचा पर होती है तो उसे फारसी कहते हैं। संक्रमण दूषित भोजन, पानी या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आई चीजों से फैलता है। दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है और भारत में? ये एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका में कभी-कभी रिपोर्ट होती है। इसे वॉह मतलब विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने सूचीबद्ध बीमारी माना है, जिसका मतलब है कि इसका कोई भी मामला सामने आने पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। और भारत में? भारत में भी ये PCICDA एक्ट 2009 के तहत एक अधिसूचनीय रोग है, मतलब इसकी सूचना देना जरूरी है। इसकी रोकथाम बहुत अहम है क्योंकि ये पशुधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तीनों पर असर डाल सकती है। ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट दिखाता है, पशु, मानव और पर्यावरण का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब स्वास्थ्य से शिक्षा और सामाजिक कल्याण की ओर NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये एक अच्छी पहल है। प्रोजेक्ट आरोहण का मकसद है टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करना। अच्छा, ये तो काफी अलग तरह की पहल है। किन बच्चों पर खास ध्यान रहेगा इसमें? इसका फोकस खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे, लड़कियां और ऐसे बच्चे जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं, उन पर रहेगा। और मदद किस तरह की होगी? सिर्फ पैसों की? नहीं, सिर्फ आर्थिक मदद यानी स्कॉलरशिप ही नहीं है। इसमें मेंटरशिप, स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप और करियर गाइडेंस भी शामिल हैं, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में पूरी मदद मिल सके। इसे भारत केयर्स नाम की संस्था लागू कर रही है, जो SMH ट्रस्ट का हिस्सा है। पहले चरण के लिए क्या योजना है? कितना फंड है? पहले चरण के लिए, जो जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा, 1 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इससे क्लास 11वीं से ग्रेजुएशन तक के 500 छात्रों को 12,000 रुपए सालाना की स्कॉलरशिप मिलेगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाई के लिए 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये अच्छी बात है। मतलब जो लोग हमारे हाईवे नेटवर्क को चलाते हैं, उनके परिवारों के लिए कुछ सोचा जा रहा है। जी, ये सामाजिक समावेशन की दिशा में एक कदम है। इसी तरह की एक और लक्षित पहल है मत्स्य शक्ति परियोजना। ये मछुआरा समुदाय के लिए है। हाँ, इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया जाना है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मछली पकड़ने वाले समुदायों को सशक्त बनाना है। कैसे सशक्त बनाया जाएगा? उन्हें बेहतर आजीविका और सामुदायिक कल्याण के लिए व्यापक कौशल प्रदान किए जाएंगे। इसे ICAR CMFRI का विजिंजम रीजनल सेंटर लागू करेगा। ICAR CMFRI मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ, और ये जो परियोजना है, ये असल में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी PM विकास योजना का हिस्सा है। PM विकास, ये कौन सी योजना है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों और कारीगर समुदायों को स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग, उद्यमिता में मदद करना है। इसमें कई पुरानी योजनाओं जैसे सीखो और कमाओ, USTAD, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल को मिला दिया गया है। अच्छा, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। और मत्स्य शक्ति में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसमें 1 साल का चरणबद्ध यानी फेज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर, सीड प्रोडक्शन और मछली पकड़ने की जो एडवांस्ड तकनीकें हैं उन पर फोकस रहेगा। लक्ष्य यही है कि अल्पसंख्यक मछुआरा परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरे। मतलब बहुत स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। जी ठीक है। अब घरेलू योजनाओं से थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग की तरफ चलते हैं। अभ्यास ब्राइट स्टार, भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। जी हाँ, भारतीय सशस्त्र बल और हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ दोनों ही मिस्र में होने वाले मल्टीलैटरल अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेंगे। यह अभ्यास मिस्र होस्ट करता है अमेरिका के सहयोग से, और ये 1980 से हो रहा है। मल्टीलैटरल अभ्यास मतलब इसमें कई देश शामिल होते हैं। हाँ, ये इस क्षेत्र के सबसे बड़े त्रिसेवा मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के मल्टीलैटरल अभ्यासों में से एक है। ये हर 2 साल में होता है। भारत ने पिछले संस्करण 2023 में भी भाग लिया था। अच्छा, और इस बार क्या क्या होगा अभ्यास में? 2025 के संस्करण में लाइव फायरिंग होगी, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज CPX होंगे, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच बातचीत और अनुभव साझा करना भी शामिल है। भारत की भागीदारी का क्या महत्व है रणनीतिक रूप से? देखिए, भारत की भागीदारी से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखती है। साथ ही इससे जो मित्र देश हैं उनकी सेनाओं के साथ मिलकर काम करने की क्षमता, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं, और सहयोग बढ़ता है। वैसे ये भी याद रखना चाहिए कि भारत और मिस्र के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम साइक्लोन है। अच्छा, साइक्लोन। तो ब्राइट स्टार एक बड़ा बहुपक्षीय मंच है। जी, और ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति का भी संकेत है। ठीक है, अब फिर से स्वास्थ्य के मुद्दे पर आते हैं। गाजा में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम यानी GBS के मामले बढ़ रहे हैं। ये क्या है? गुइलेन-बैरे सिंड्रोम GBS एक दुर्लभ ऑटो इम्यून स्थिति है।
इसमें होता क्या है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर हमला करने लगती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब वो नसें जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बाहर होती हैं? हाँ, वही नसें जो हमारी मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं और दर्द, तापमान, स्पर्श का एहसास कराती हैं। इस सिंड्रोम को AIDP भी कहते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डेमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है? इसका सटीक कारण तो पता नहीं है, लेकिन अक्सर यह किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद या कभी-कभी टीकाकरण या सर्जरी के बाद देखा जाता है। ऐसा लगता है कि इम्यून सिस्टम ज्यादा सक्रिय हो जाता है और गलती से नसों पर हमला कर देता है। लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर बुखार से होती है, फिर कमजोरी महसूस होती है और ये तंत्रिका संबंधी लक्षण कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में तेजी से बढ़ सकते हैं। गंभीर मामलों में लकवा भी मार सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्या इसका कोई इलाज है? कोई ज्ञात इलाज तो नहीं है। उपचार लक्षणों को कम करने और ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन रिकवरी में समय लग सकता है, कई बार महीनों या साल भी। गंभीर मामले जानलेवा भी हो सकते हैं। गाजा जैसी जगह पर इसके मामले बढ़ना तो और भी चिंताजनक है। निश्चित रूप से। जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही बहुत दबाव में हों, वहां ऐसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी का फैलना एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय स्वास्थ्य समस्याएं और विकराल हो सकती हैं। सही बात है। चलिए आज की चर्चा के आखिरी विषय पर आते हैं, PM स्वनिधि योजना। इसमें कुछ बदलावों को मंजूरी मिली है। जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि योजना की पुनर्संरचना की है और इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये योजना तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, है ना, जो कोविड के समय शुरू हुई थी। बिल्कुल। 1 जून 2020 को इसे कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए शुरू किया गया था। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग मिलकर लागू करते हैं। तो अब इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? कई अहम बदलाव हैं। पहला तो ये कि इसका दायरा बढ़ाया गया है। अब ये सिर्फ वैधानिक शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनगणना कस्बों, सेंसस टाउन्स और उप शहरी क्षेत्रों को भी कवर करेगी। अच्छा, कवरेज बढ़ाया गया है। और दूसरा, कर्ज की रकम भी बढ़ाई गई है। पहली किश्त अब 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए तक मिल सकती है। दूसरी किश्त 20,000 की जगह 25,000 रुपए तक। तीसरी किश्त अवश्य 50,000 रुपए पर ही अब परिवर्तित है। लोन अमाउंट बढ़ गया। और क्या है? एक नई सुविधा जोड़ी गई है, UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। क्रेडिट कार्ड और कैशबैक मतलब डिजिटल पेमेंट पर जोर है। जी, इसके अलावा क्षमता निर्माण पर भी फोकस बढ़ाया गया है। इसमें उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल स्केल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग शामिल है। FSSAI के साथ मिलकर फूड सेफ्टी भी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और वो स्वनिधि से समृद्धि वाला कंपोनेंट? हाँ, स्वनिधि से समृद्धि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसे अब मासिक लोक कल्याण मेलों के जरिए और मजबूत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये योजना अब सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स के समग्र विकास का एक पैकेज बन गई है। सही कहा आपने। ये उनके वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये था 29 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के पहले भाग का हमारा विश्लेषण। हमने आज कई विषयों पर बात की, एक्सपोर्ट प्रमोशन से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक, भूटान के साथ ऊर्जा सहयोग से लेकर राष्ट्रीय उद्यानों और बांधों तक, ग्लेंडर्स और GBS जैसी स्वास्थ्य चिंताओं से लेकर प्रोजेक्ट आरोहण और मत्स्य शक्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक, और अभ्यास ब्राइट स्टार जैसे सैन्य सहयोग तक। जी हाँ, काफी व्यापक चर्चा रही। और जैसे हमने शुरू में कहा था, हो सकता है कुछ विषय दोहराए गए हों, लेकिन रिवीजन के नजरिए से ये अच्छा है। महत्वपूर्ण ये है कि इन सभी डेवलपमेंट्स को जोड़कर देखा जाए। से अलग अलग सरकारी योजनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़कर बड़े सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को पाने में मदद कर रही हैं, या कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करता है। हाँ, ये इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। और शायद सोचने के लिए एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो राष्ट्रीय पहलें हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, ये भारत की घरेलू और विदेश नीति के जो व्यापक उद्देश्य हैं उन्हें कैसे दर्शाते हैं। इन विभिन्न विकासों के बीच क्या गहरे संबंध देखे जा सकते हैं। ये विचार करने लायक बिंदु है। इससे विश्लेषण में और गहराई आती है। तो अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य के विश्लेषणों से भी अवगत रह सकें। जी। भाग 2 के विश्लेषण के साथ हम जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए
और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।